वो भी दिखा दो भाई। तो फिर बीवी की प्रॉपर्टी आपकी अरबों खरबों की है, बेटी को आप जहेज में बंगला दे रहे हो, बेटे को आप रेंज रोवर गाड़ी दे रहे हो, आप जो शेरवानी अपने बच्चों को पहना रहे हो वो एक एक शेरवानी 1.25 लाख रुपए की आप पहनवा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, आपका परिवार घूमने एक एक बार में जाता है तो 1-1 करोड़ रुपए खर्च करता है। पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम जो मेयर है, उनकी बेटी ईद की शॉपिंग करने जाती है अबू धाबी, दुबई, और ईद का वेकेशन मनाने जाती है पेरिस और लंदन। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? एक नेता जो विधायक होता है वो 80-85 हजार रुपए, और जो सांसद होता है वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये यहीं से मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का हक मार करके ही तो हो रहा है। बात यहाँ पर वोट की नहीं है। इन नेताओं को ये बात पता है कि मैं तो 500 रुपया एक बिरयानी का डब्बा, एक फैंटा का बोतल दूंगा, ये मेरे को वोट दे देगा, ये मेरे को वोट दे देगा, ये तो इनको पता है। लेकिन इनकी जो लग्जेरियस लाइफ है इसको कंटिन्यू करने के लिए वक्फ बोर्ड, लैंड माफिया इनके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, मैं चिट्ठे खोलती हूँ। फॉर्मर एमपी अकबर अहमद, फ्रेंड ऑफ संजय गांधी, 200 बीघा प्रॉपर्टी रिजॉर्ट बनी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए सालाना आते हैं उनके रिजॉर्ट से, वक्फ प्रॉपर्टी है उत्तराखंड नैनीताल। उसके बाद आ जाइए मुजफ्फरनगर, शहीदुज्जमा कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, कलियार में बंगलो बनाए हैं, और वो बंगलो मेरे और आपके कल्पना में नहीं है। अब आ जाइए कि 211 में 2.27 लाख एकड़ जमीन थी, 2025 में ऑलमोस्ट 9 लाख एकड़ जमीन हो गई, 8.72 लाख। अब आ जाइए 2019 में लगभग इन्होंने सरकार को टैक्स पे किया था 4 करोड़ के लगभग, मोर और लेस। 2024 में इन्होंने 1.25 करोड़ दिया है। मतलब आपका लैंड बढ़ रहा है और आपका टैक्स घट रहा है। अब आ जाते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में 70% से ऊपर आर्मी की प्रॉपर्टी कब्जा हो चुकी है। कब्जा करके वहां पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, कब्जा कर करके वहां पर टीएमसी की पार्टी ऑफिस बनाई जा रही है, कब्जा कर करके वहां पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनाए जा रहे हैं, कब्जा कर करके वहां पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट बनाया जा रहा है, कब्जा कर करके वहां पर स्टूडियोज वगैरह बनाए जा रहे हैं, कब्जा कर करके वहां पर बड़े बड़े बंगले बनाए जा रहे हैं। और कितने रुपए स्क्वायर फीट बिक रहा है आपको पता है? 44,000 रुपए स्क्वायर फीट। और जो गली कूचे में है जो प्रॉपर्टी, रेलवे की प्रॉपर्टी और आपकी आर्मी की प्रॉपर्टी, वो बिक रहा है 14,000 रुपए, 18,000 रुपए, 19,000 रुपए स्क्वायर फीट। और ये टैक्स कितना दे रहे हैं? 1.25 करोड़। अकेला अयोध्या राम मंदिर देता है 400 करोड़ टैक्स, और पूरा 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी जो भारत में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ बोर्ड है, वो देता है 1.25 करोड़। तो ये पैसा जा किसके पॉकेट में रहा है? मेरे बेटे की फीस तो कभी नहीं भरा वक्फ बोर्ड ने, मेरे घर में मेरी बहनों की शादी तो वक्फ बोर्ड ने नहीं कराई। जो मुसलमान नाले के ऊपर पटरा बिछा करके सो रहा है उसको तो वक्फ बोर्ड घर नहीं दे रहा है। जो मुसलमान झोपड़पट्टी में रह रहा है उसको तो उस मुसलमान को तो वक्फ बोर्ड कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जो बेटियां, मुसलमान बेटियां 40 साल की उम्र तक घर पर बैठी हुई है कि जहेज नहीं दे पा रही है, उसको तो वक्फ बोर्ड नहीं हेल्प कर रहा है। जो मुसलमान बच्चे आज भी मदरसे में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके दिल में है कि वो IAS IPS बने, उनको तो वक्फ बोर्ड नहीं पैसा दे रहा है। जो मुसलमान चाहते हैं कि वो अच्छे घर में रहें, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कितने कॉम्प्लेक्स और कितने अपार्टमेंट बने कि आ जाओ पसमानदा मुसलमानों, अब तुम मत रहना नाले और गटर के ऊपर पटरा बिछा करके, मैंने तुम्हारे लिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर मल्टी कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट्स बनाए हैं, तुम 1 BHK में यहां पर रहो, 1 RK में यहां पर रहो। दिखाइए, मुझे डिटेल दिखा दीजिए ना भाई। मुझे, अगर मुझे असदुद्दीन अवैसी या राहुल खान या ममता बानो मुझे ये डिटेल दिखा सकता है, या नमाजवादी पार्टी ये डिटेल दिखा सकता है, तो आज मैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट का विरोध करने को तैयार हूं। 22 करोड़ के मुसलमान में अगर 22 लाख मुसलमान खड़ा होकर के ये बोलने को तैयार है कि हाँ मुझे वक्फ बोर्ड ने मदद किया है और वक्फ बोर्ड के मदद की वजह से मेरा बेटा आज IAS बना है, आज IPS बना है, आज पायलट बना है, आज इंजीनियर बना है, आज डॉक्टर बना है, जिस घर में मैं रह रही हूं वो वक्फ बोर्ड ने दिया है, मेरी बेटी की शादी जो है वक्फ बोर्ड ने की है, तो मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करने को तैयार हूं। लेकिन है ही नहीं, बल्कि 40,000 से ऊपर मुसलमानों ने तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस किया है। अब आप बताइए, अब आती है तीसरी बात। मुख्तार अंसारी जब मरा था, मर गया मरदूद जिसका फातिहा न दरूद,
जब वो मरा था तो उसके जो बंगले तोड़े गए थे, बुलडोजर जब चला था, तो उस वक्त उसके जब पूरे डॉक्यूमेंट्स बाहर आए थे तो वो शिया वक्फ बोर्ड की जमीन थी। इवन इवन मुख्तार अंसारी का एक वेयरहाउस था, एक गोडाउन था, अब जिसमें वो काट पीट छील छाट और रेप रूप करता था, वो एक्चुअली में सोनिया गांधी के रिश्तेदार ने शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़प किया था। सोनिया गांधी के उस रिश्तेदार से मुख्तार अंसारी ने हड़प कर लिया, दोनों में टसल चल रहा था। उसके बीच में ही हमारे योगी बाबा आ गए और योगी बाबा ने बुलडोजर बाबा का काम किया और मुख्तार अंसारी चल बसा 72 वर्जी नूरों के पास। उसके बाद पता चला कि सोनिया गांधी शांत होगी, शांत हो जाओ नहीं तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। पूरा नारियल फुट गया मुख्तार अंसारी पे कि मुख्तार अंसारी ने ही वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पा था, लेकिन सोनिया गांधी के रिश्तेदार ने भी पहले उसको हड़पा था। तो अब आप बताइए, क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति अंग्रेजों ने, जिन्ना ने और नेहरू मामू ने इसलिए बनाया था कि जिससे मुख्तार अंसारी का बंगला बने, असदुद्दीन अवैसी का बंगला बने, या ये जो दो चाचा भतीजा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चढ़े, ये हड़प करके बैठा रहे और गरीब मुसलमान नाले और गटर के ऊपर पटरा बिछा करके सोए? क्या इसलिए बना था? वक्फ बोर्ड मतलब होता है ठहरना, वक्फ बोर्ड मतलब होता है डोनेशन, वक्फ बोर्ड मतलब होता है सोशल वेलफेयर, वक्फ बोर्ड का मतलब होता है कि आप किसी को सोशली हेल्प कर रहे हो। असदुद्दीन अवैसी को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से भीख लेने लगा? तो मतलब अब तक कोई ऐसा हेल्प हुआ नहीं है जो मुस्लिम्स हैं, जो 22 करोड़। मैं तो 22 करोड़ में सिर्फ 22 लाख मांग रही हूँ, मैं तो मांग भी नहीं रही हूँ ज्यादा। तो फिर ये 40 साल से कैसे चल रहा था जो कांग्रेस अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात हो रही थी, तो ये कैसे ये हमारे पार्लियामेंट में आता है, ये बिल आता है और ये चलता रहता है सालों साल तक, कोई बोलता नहीं है। और जहां तक हम आम बोलचाल की भाषा करें मैं, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट में भी वो उंगली रख देते तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पार्लियामेंट भी हो सकती थी। ये कल रिजिजू ने भी स्टेटमेंट दिया, अजमल ने बोला था ना हारने के बाद लोकसभा इलेक्शन हारने के बाद उसका पहला जो स्टेटमेंट था, उसने सीधा बोला था ये जो नया बना है ना पार्लियामेंट, ये उसके अब्बा का ही तो था। वो तो बोला था कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। उसके बाद फिर कुंभ हुआ, तो कुंभ की जो वो ये तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल में ईडन गार्डन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। जब पूरा खुलासा हुआ तो पता चला कि ब्रिटिश के बाद सरकार के बाद अब हमारे भारत की संपत्ति। तो ये तो किसी पर भी उंगली रख देते हैं, और क्योंकि इनके पावर जो है ट्रिब्यूनल की वो एक्सट्रीम पर थी, बैगेज ऑफ प्रूफ जो था वो ओनर पर था। ये तो फ्री थे, ये तो फ्री थे। अब अभी मैं बोल दूंगी कि करण जी आप बहुत अश्लील आदमी हैं, अब आप प्रूफ कीजिए। मेरा क्या, मैंने तो बोल दिया। आप नहीं भी हैं तो अब आप प्रूफ कीजिए भैया। लेकिन लास्ट में बोल दीजिएगा कि मैं सही हूं नहीं तो क्लिप वायरल हो जाएगा। हमारे भारत के संविधान में क्या है कि अगर कोई लड़की कहती भी है कि ये सामने वाला ने मुझे ईव टीज किया है, या सामने वाले ने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की है, या सामने वाले ने मेरा रेप किया है, या सामने वाले ने मुझे टोन टिटकारी की है, तो हमारे कानून में ऐसा है, प्रावधान है कि जो विक्टिम है उसको भी डॉक में खड़ा होकर के प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने कैसे कब किया, आपके पास क्या प्रूफ है कि इसने किया। अब तो बजाते रोड में जो ईव टीजिंग होती है उसके सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को देने पड़ते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ईव टीजिंग होती है, सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हिडन कैमरा होता है, वो फुटेज देना पड़ता है। तो जब ऐसी ऐसी चीजों पर हमारे कानून इतने सख्त है, तो वक्फ बोर्ड जो इतना बड़ा लैंड माफिया चल रहा था उस पर कानून सख्त होने की जरूरत क्यों नहीं थी? ये बहुत पहले थी। अब आपने कहा कि आखिर 40 साल से कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा था? नहीं उठाता ना। कांग्रेस को यह बात पता थी कि मैं बुखारी को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं मदनी को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं बरकती को अपने पॉकेट में रखूंगा, मैं अवैसी को अपना बी टीम बना करके रखूंगा, मैं नमाजवादी पार्टी को अपने साथ रखूंगा। उसके बाद फिर क्या होगा, ये जितने मौलवी मुल्ला हैं इनको थैला पहुंचता रहेगा, झोला पहुंचता रहेगा, ये मुसलमानों का कान पकड़ पकड़ करके कांग्रेस को वोट करवाता रहेगा। इनको ये पता ही नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाले जो है मर्यादा के दायरे में जय श्री राम का नारा लगा देंगे और हिंदुओं को उकसा करके बोलेंगे कि तुम जागो, अब तो तुम जागो, अब तो जमीन सिरक रही है तुम्हारे हाथों से। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि शरिया इंप्लीमेंट हो जाए। नहीं तो एक वक्त था करण जी कि सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया की बातें सुनी जाती थी
और हम बेवकूफों की तरह संविधान के दायरे में अपने पिटीशन को लेकर के खड़े रहते थे कि सर मेरी भी सुन लीजिए, माय लॉर्ड मेरी भी सुन लीजिए। लेकिन माय लॉर्ड इंटरेस्टेड रहते थे कि मैं पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात सुन लूं। अरे भाई वो तो शरिया